राइट। चलो, जो करंट कंडक्शन इन मेटल्स कैसे, चलो लाइव नहीं किया वैसे, बाद में डाल दूंगा, ठीक है। करंट कंडक्शन इन मेटल्स क्या होता है, लाइक मेटल्स में करंट कैसे कंडक्ट करता है, नहीं दिस विल, ये मॉडल ना सब कुछ समझाएगा अबाउट रेजिस्टेंस क्या होता है, हीट कैसे होती है, ठीक है। व्हाट इज देयर, द क्लोजली पैक्ड एटम्स है, बहुत क्लोज एटम्स है, राइट। इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस से, कुछ हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, V, अगर लेंथ कंडक्टर की L है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई V/L, राइट। हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई V/L। अब यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, ये फोर्स कितनी होगी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फोर्स से ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट होगा। बट मोशन कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये सीधे ऐसे निकल गया, ऐसा नहीं होगा मोशन, राइट। वाई, इसको समझ लो, नोट करने का क्या करना है इसमें, है ना। किस तरह से होगा, लाइक ये अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इसके पास वेलोसिटी होती है, थर्मल वेलोसिटी, जो कि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर है। थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी मालूम है कितनी होती है, गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी 3/2 kT, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सो दैट इज इक्वल टू ½ mv²। तो इससे थर्मल स्पीड आती है, तो ये एक इसके पास थर्मल स्पीड है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई की तो एक इसको ऐसे एक्सेलरेशन मिला, वो एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास, एंड उस एक्सेलरेशन से कुछ स्पीड मिलेगी, राइट। अब इसके पास दो वेलोसिटीज है, एक थर्मल जो कि रैंडम है और एक ही है, तो सीधा मोशन नहीं होता, बिकॉज ये दोनों वेलोसिटी सुपरपोज करेंगी तो वो इलेक्ट्रॉन तो किसी और डायरेक्शन में जाएगा ना। तो अकॉर्डिंगली ये क्या है, द इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद देम, ये एटम्स के साथ कोलाइड कर जाता है और अपनी सारी एनर्जी जो इसने गेन की थी वो उनको पास ऑन कर देता है। सो दैट इज व्हाट इज कॉजेज रेजिस्टेंस एंड दैट इज व्हाट इज हीट इज डेवलप्ड। जब वो एनर्जी उसने ट्रांसफर कर दी तो एनर्जी किस फॉर्म में आ गई, हीट की फॉर्म में, और यही तो रेजिस्टेंस है जो उसको मूव नहीं करने दे रहा, सिस्टम उसको मूव नहीं करने दे रहा। तुम सोचो ऐसे बहुत सारी चेयर्स पड़ी हैं और मैं तुमको बोलूँ यहाँ से हाई स्पीड से भागते जाओ तो क्या होगा, चेयर से टकराते हुए जाओगे, तो कैन यू गेन द स्पीड, नहीं। अब एक चीज़ सोचो, इलेक्ट्रॉन की अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करूँ, एक्सेलरेशन कितना हुआ, E/m, E पता कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये अगर मैं देखूँ तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 31 में से 19 गए तो कितने, 12, तो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻11 टाइम्स ऑफ E, बहुत हाई एक्सेलरेशन है ये, ठीक है, 10⁻11।
इफ ई को मैं V बाई एल में कन्वर्ट करूँ, V पता है कितना होता है 220 वोल्ट अगर हम लें, और लेंथ अगर मैं वायर की 1 सेंटीमीटर भी लूँ या 1 मीटर भी ले लूँ तो भी ये बहुत हाई एक्सेलरेशन है। 10 टू द पावर 11 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन का मतलब समझते हो? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको ऐसे करके देखो तो 1 सेकेंड में 10 टू द पावर 11 स्पीड गेन कर लेगा, विच इज मच हायर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो इतनी हाई स्पीड होते हुए भी ये गेन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटली कोलाइड कर जाता है। नहीं, वो डैमेज कहाँ से? कोलाइड करने में बस वो एनर्जी ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रॉन तो पार्ट ऑफ एटम है। अगर कोलाइड ना करे तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी, और फिर हम उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर सुना है ना? देन इट बिकम सुपर कंडक्टर। तो इतना हाई स्पीड होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। स्पीड पता कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी चींटी से भी स्लो। 1 सेकेंड में कुछ मिलीमीटर चलता है, ठीक है? तो दैट इज व्हाट इज वेरी लो वेलोसिटी होती है, बट एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में देखो तो बहुत हाई होता है। तो इनफैक्ट जितना एनर्जी है ना वो सारा का सारा लूज होता है, एंड दैट गेट कन्वर्टेड इनटू हीट, वो हीट में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज व्हाट इज द मॉडल ऑफ करंट कंडक्शन इन मैटर। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ने को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, एक फोर्स लगी, राइट? जो थर्मल वेलोसिटी है उसका क्या है? क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और सबकी वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में होती है, तो जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो 0 होती है, राइट? एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो जाती है। सो देन अकॉर्डिंगली जो नेट वेलोसिटी बनती है, बचती है, वो कौन सी बचती है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, राइट? और इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट? ठीक है? तो दैट इज व्हाट करंट कंडक्शन इन मैटर, सिंपल मॉडल है। अब आगे पढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी is thermal velocity plus velocity because of electric field, right? Average thermal velocity 0, ठीक है? And then average velocity is called drift velocity. इसको हम लिखते हैं VD, ठीक है? And this is the velocity due to electric field. So this drift velocity comes out as minus E tau by m. यहाँ पे tau क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। अब एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कम होने का रीजन रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम फॉर विच इलेक्ट्रॉन इज रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग मीन्स इट इज नॉट कोलाइडिंग, या टाइम बिटवीन टू कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो वो टाइम बहुत कम होता है, ठीक है? ये टाइम बहुत कम होता है। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ समवट 10 टू द पावर -14 टू 10 टू द पावर -15 काइंड ऑफ होता है। तो अकॉर्डिंगली जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट रिड्यूस टू, यानी वो एनर्जी तो गेन कर रहा है बट बहुत कम टाइम के लिए गेन कर रहा है। तो उतने कम टाइम में वो उतनी एनर्जी गेन ही नहीं कर पाता कि बहुत हाई स्पीड पकड़ ले। टाइम कम, मतलब गेन करने में टाइम लगता है ना। देखो V इज इक्वल टू क्या होता है?
u प्लस ए टी। एक्सेलरेशन तो हाई है, राइट, लाइक 10 टू द पावर 11 एक्सेलरेशन है, तो 1 सेकेंड में 10 टू द पावर 11 एक्स स्पीड होगी, लेकिन वहाँ टाइम ही 10 टू द पावर -15 है, तो कितनी होगी? 10 टू द पावर -4 हो जाएगी, राइट। तो बिकॉज द टाइम फॉर विच इलेक्ट्रॉन इज एक्वायरिंग स्पीड इज वेरी लो, तो इसलिए वो बहुत हाई स्पीड गेन नहीं कर पाता, राइट। सो दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रही है। हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो एक सोर्स लगाया हमने, वो सोर्स की एनर्जी, लाइक अगर हमने सेल लगाया तो सेल की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, वो उसको तेज करेंगे लेकिन वो हो नहीं पाएगा। हाँ, तो वो फाइनली हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइनली हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। कोलिजन में एनर्जी पास ऑन कर देता है, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट इज व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट इज व्हाट? वेक्टर साइड में देख के साथ देखो तो -e टॉ बाई m। माइनस साइन किस लिए? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब इसको E को v/L लिख लो, तो Vd इज इक्वल टू EV टॉ बाई mL। इलेक्ट्रिक फील्ड इज v/L, EV tau by mL, right? Now relation between current and drift velocity, the current is NEAVD, right? Then there is a concept of mobility. Mu is equal to drift velocity per unit electric field, तो ये होता है E tau by m। यहाँ से देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करो तो क्या आएगा? E tau by m। तो मोबिलिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिफाइन हाउ फास्ट अ चार्ज कैरियर कैन मूव। यहाँ पे देखो ना, m हो गया 10 टॉ हो गया 10 टू द पावर -15 की रेंज में, ये -19, तो 15 -19 कितना हो गया? 34, और ये -31, तो वही 10 टू द पावर -3 की रेंज में आ गया, राइट। नाउ अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हो जाता है V/I। नाउ इफ आई राइट I, NEA, VD हो गया EV टॉ बाई mL, V तो कैंसिल हो गया, तो mL अपॉन NE स्क्वायर टॉ A। एंड इस पार्ट को हम लिखते हैं रजिस्टिविटी, रो L अपॉन A। सो व्हाट इज रो? M अपॉन NE स्क्वायर टॉ। M कांस्टेंट हो गया, E भी कांस्टेंट हो गया, ये तो कांस्टेंट है ही हमेशा। तो देन रेजिस्टिविटी क्या है?
inversely proportional to n and tau. N is what? Number density of free electron, and tau is relaxation time. मतलब number of electrons per unit volume of the conductor. Okay? Now अब आते हैं रेजिस्टेंस पे. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. रो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन मटेरियल पैरामीटर. तो डिपेंड ऑन मटेरियल. व्हाट इज मटेरियल उसके ऊपर डिपेंड करती है कि मटेरियल क्या है. एन लेंथ होगी, ए एरिया हो गया. तो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन शेप, साइज एंड मटेरियल. while resistivity depend only on material, right? Temperature dependence of resistivity and resistance with rise of temperature n increases, tau भी increase होता है. Sorry, tau decreases. With increase of temperature n increase होता है और tau decrease होता है. n that is number density of charge carrier. तो ज़्यादा टेम्परेचर तो ज़्यादा आयनाइजेशन, तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो रैंडमनेस ज़्यादा हो जाएगी, तो कोलिजन बढ़ जाएंगे, तो टाइम कम हो जाएगा. तो नाउ देयर आर टू फैक्टर्स जिनके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है. अब एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट द रेजिस्टिविटी. अगर दोनों बढ़ रहे होते तो हम बड़े आराम से बोल देते कम हो जाएगी, दोनों कम हो रहे होते तो बोल देते बढ़ जाएगी. तो यहाँ केस टू केस डिपेंड करता है. केस टू केस लाइक व्हाट इज एक्चुअल इफेक्ट ऑन एन एंड व्हाट इज एक्चुअल इफेक्ट ऑन टॉ. मान लो एन में इंक्रीज 2% हुआ, लेकिन टॉ में डिक्रीज 20% हो गया, तो विच इज मोर डोमिनेटिंग? टॉ. तो व्हाट विच पैरामीटर इज डोमिनेटिंग इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, दैट मैटर्स. कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम में कौन सा पैरामीटर डोमिनेट कर रहा है. सो देन व्हाट हैपेंस फॉर द डिफरेंट सिस्टम? नहीं, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है. फॉर द मटेरियल कांस्टेंट होती है, राइट. मेटल्स change in n is negligible in comparison to tau. यानी जो रिलैक्सेशन टाइम है उसके कंपैरिजन में जो नंबर डेंसिटी है चेंज, उसमें चेंज नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत लार्ज क्वांटिटी में होते हैं. तो थोड़े बहुत बढ़ भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रैंडमनेस से जो टाइम है वो और कम होता है. सो आर इंक्रीजेस, रो इंक्रीजेस विद टेम्परेचर इंक्रीज. यानी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है. सर पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे ना, ओवरऑल तो नहीं रहेगा. नहीं, ओवरऑल फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही नहीं सकते, हो तो जितने एटम्स हैं उस हिसाब से फिक्स है. तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ जाते हैं. कुछ और इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाएंगे टेम्परेचर बढ़ने से. ठीक है. ऑल अदर्स, एक मिनट इसको स्पेसिफाई कर देते हैं. इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर,
गैसेस। इनमें क्या होता है, n बहुत ज़्यादा नहीं होता। चेंज इन n is much more than change in tau. So R decreases, rho decreases with temperature increase. और वो कैसे डिपेंड करता है इस पे नॉट। यहाँ से सर तो मैं तो दोनों नीचे हाँ, तो n का इफेक्ट ज़्यादा है तो n बढ़ा, टो का इफेक्ट कम है, तो ओवरऑल रो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सर ऊपर वाले में टो का n का इफेक्ट कम था, टो का इफेक्ट ज़्यादा था। सर वो कम नहीं चाहिए। टो कम होता है ना, n बढ़ता है, टो कम होता है, ये रहा। कंफ्यूज हो गया, खुद सोच। ओवरऑल फॉर्मूले में मतलब टॉ तो बढ़ ही रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रो तो कम ही होगा। टो कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से टो हर जगह कम होगा और n हर जगह बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हो किसी में भी हो, n बढ़ेगा, टो कम होगा। तो अब आपको ये देखना है n का इफेक्ट ज़्यादा है कि टो का इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, अगर n का इफेक्ट ज़्यादा है तो n बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। और अगर टो का इफेक्ट ज़्यादा है तो टो क्योंकि कम हो रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ मेटल में टो का इफेक्ट ज़्यादा है और टो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से कम होता है। जो चेंज इन n है वो तो हमने नेग्लिजिबल ले लिया ना, तो बच क्या गया, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टो, तो टो कम हो गया तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई। अपने आप सोच। सर टॉ कम ही होगा। टेम्परेचर बढ़ने से टो हमेशा कम होगा और n हमेशा बढ़ेगा। अच्छा मतलब टॉ में चेंज जो हुआ वो ज़्यादा है तो मतलब टॉ ज़्यादा कम हो गया और हाँ ऐसे हाँ रेजिस्टिविटी हाँ बढ़ हाँ हाँ, गुड गुड गुड, गई। ठीक है, फाइनली पहुंच गया। राइट। नहीं तो बाकी जितने भी हैं उन सब में क्या होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है और मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। राइट, एंड व्हाट इज देयर, देन आता है alloys। कुछ ऐसे alloys हम बनाते हैं जिनका टेम्परेचर डिपेंडेंस नेग्लिजिबल होता है, जैसे नाइक्रोम। नाइक्रोम इज मेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ निकल एंड क्रोमियम। तो इसमें क्या होता है कि ओवरऑल टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल चेंज होता है। तो अलॉयज में नियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हम कुछ मटेरियल है जो लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट आता है सुपर कंडक्टर। For some metals at low temperature R is equal to 0। ये लो टेम्परेचर कितना है, फ्यू केल्विन या
बोले तो क्लोज टू 0 केल्विन, जैसे 12 केल्विन, 14 केल्विन, 16 केल्विन, 50 केल्विन, तो दैट्स क्लोज टू 0 केल्विन जो टेम्परेचर होता है उस पे, तो रेजिस्टेंस बहुत बिल्कुल जीरो हो जाता है, राइट। तो कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनमें अब हमने देखा ना टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, राइट। तो वो कोलाइड नहीं करता होगा। हाँ, मतलब कोलाइड नहीं करता। एक्चुअल में है क्या, टेम्परेचर कम कर दो, एटॉमिक वाइब्रेशन खत्म हो गई, ठीक है। अब सोचो ना, ये दो एटम ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन को इनके बीच में निकल के जाना है, तो उसके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना, और ये ऐसे फिक्स हैं। और इलेक्ट्रॉन भी क्योंकि टेम्परेचर ख़त्म हो गया तो थर्मल वेलोसिटी ख़त्म हो गई, थर्मल वेलोसिटी ख़त्म हो गई तो वो सीधा चलेगा, तो देन लाइक द चेयर्स यहाँ पे बिछी हुए, उन चेयर के बीच में से सीधा जाना है तो भाग जाएगा वो तो। सर अगर बीच में हो जाए तो बीच में क्या होगा। तो वो तो एटॉमिक कंस्ट्रक्शन होता ही नहीं है ना, यू नो दैट क्यूबिकल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो बीच में स्पेस होता ही है। वो पढ़ते हो ना ऐसे कुछ, क्या बोलते हैं उसको, लैटिस, लैटिस है ना, लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। हमें ऐसे रैंडम थोड़ी होते हैं लैटिस स्ट्रक्चर, डिफाइंड होते हैं, हम ही थोड़ी कि कोई भी मॉलिक्यूल कहीं भी फंसा दो, ठीक है। हो गया ये, राइट। अब नेक्स्ट आता है किरचॉफ्स लॉ, सुने आता है। हाँ सर, जंक्शन का करंट जीरो होता है पहला वाला तो ये है, और दूसरा चेंज इन वोल्टेज क्लोज सर्किट में जीरो होती है। किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट, और जंक्शन लॉ, यही तो होता है फाइनल। जंक्शन लॉ इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जंक्शन लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड दूसरा चेंज इन वोल्टेज का होता है। किरचॉफ्स करंट लॉ, यही बोलते हैं। दैट इज व्हाट, एट ए जंक्शन सम ऑफ करंट इज जीरो। इसमें क्या है, कोई एक डायरेक्शन करंट की पॉजिटिव ले लो तो दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, इनवर्ड आउटवर्ड कोई भी पॉजिटिव ले लो तो बाकी नेगेटिव हो जाएगी, राइट। सर इसका यूज़ क्या है। सर इसका फिक्स नहीं होता। इसका यूज होता है कि सर्किट सॉल्व करने के लिए। सर इसका फिक्स नहीं होता, अगर बाहर जाएंगे शायद से पॉजिटिव वही है। कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव लो, दूसरी नेगेटिव हो जाएगी। देन सेकेंड, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, also called as loop law, also called as law of conservation of energy, law of conservation of energy, that is, in a loop sum of potential difference across source and resistance is zero. Sum of potential difference across source and resistance is zero. तो I tell you, एक लूप बनाते हैं,
राइट। अब इसमें टोटल 3 लूप्स बनेंगे, एक एंड से शुरू होके वहाँ पे वापस आना है, तो टोटल 3 लूप बनेंगे। कौन कौन से? एक ये और एक ये पूरा। सो दैट इज ए बी सी एफ, ए एफ सी डी एफ, राइट। ये लूप्स बनेंगे, ओके। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं देखते हम, कोई भी कॉर्नर देखो वहाँ से शुरू होकर वहाँ पे वापस आना है बस। रेजिस्टेंस, सेल्स, इन सब चीज़ों को नहीं देखते हम, ठीक है। तो अब इसमें डायरेक्शन कैसे लेते हैं? अब 2 चीज़ होंगी रेजिस्टेंस लूप में हमेशा, वन इज रेजिस्टेंस एंड अनदर इज सोर्स, राइट। नाउ ये लूप की डायरेक्शन है। लूप की डायरेक्शन में सेल का जो टर्मिनल पहले आए वो साइन लेते हैं, यानी इस केस में ई क्या हो गया? पॉजिटिव। एंड ये लूप की डायरेक्शन है तो ई क्या हो गया? नेगेटिव। यू विल नॉट लुक एट ऑल डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन नहीं देखना है, सिर्फ किसकी देखनी है? लूप की डायरेक्शन फॉर द सोर्स, ठीक है। एंड अगर हम रेजिस्टेंस देखें आई आर, तो फिर हम दोनों चीजें देखते हैं, लूप और करंट की डायरेक्शन। फिर हम दोनों चीजें देखते हैं, लूप और करंट की डायरेक्शन। अगर लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप तो आई आर होता है, और इसमें आई आर नेगेटिव। और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, आपको सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस तो आती है, आती है ना। सीरीज में रेजिस्टेंस सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, पैरेलल में 1/R करके। तो ये साइन कन्वेंशन समझ में आया। एक मैं यहाँ पे इलस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। हाँ, सर्किट सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले करंट एज्यूम कर लेते हैं। मान लो ये करंट है I1, ये करंट I2, कुछ भी मान लो अपनी तरफ से, डजेंट मैटर, ये I3। सो इट मीन्स ये पूरी ब्रांच में करंट I1 रहेगा, ये इसमें I2 रहेगा, और ये पूरी में I3 रहेगा, ठीक है। यानी F ये ऊपर बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक I1, यहाँ से यहाँ तक I3, और यहाँ से यहाँ तक I2, राइट। तो अब कोई भी एक लूप चूज करो, मैं आपको इक्वेशन बना के दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। एफ ए बी सी एफ, राइट। लूप एफ ए बी सी एफ। तो आप एफ से शुरू करो, अनुभव एफ से शुरू करो। सबसे पहले E1 आया, E1 का नेगेटिव टर्मिनल, तो साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो -E1, राइट। फिर उसके बाद R1 में करंट कितनी? I1, तो पोटेंशियल तो हो गया I1 R1। अब देखो I1 की डायरेक्शन भी A to B और लूप भी A to B। हम F से A से B पे गए, तो लूप भी A to B, करंट भी A to B, तो क्या हो गया? पॉजिटिव। देन B to C, करंट क्या है? I1, रेजिस्टेंस क्या है? R2, I1 R2। अब इसमें भी B to C करंट डायरेक्शन सेम और लूप डायरेक्शन भी सेम, तो प्लस। अब आ जाओ C to F, तो पहले R3 में करंट कितना है? I2 R3। नाउ करंट इज F to C एंड लूप इज
C2F, करंट F2C एंड लूप C2F, तो क्या हो गया नेगेटिव। फिर देन E2 का कौन सा टर्मिनल पहला है, प्लस, तो प्लस E2 इज इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, इसको नोट करो और बाकी दोनों लूप की आप लोग बनाओ। मतलब वो आवाज़ भी ढंग से नहीं है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा ढंग से, इसलिए तो मैं नहीं कर रहा। FCDE, तो देन F से चले तो पहले E2 माइनस E2, देन फिर R3 में I2 करंट प्लस I2 R3 प्लस, क्यों, क्योंकि लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। देन फिर R4 में करंट कितनी सी, I3, और ये माइनस होगी, माइनस I3 R4, क्योंकि लूप C से D है और करंट D से C है। देन E3 में नेगेटिव, तो माइनस E3, और फिर और तो कुछ है नहीं, इज इक्वल टू 0। एंड टोटल दोनों का मिला के कौन सा हुआ, ABDF, ABDEFA, तो A से B चलेंगे तो प्लस I1 R1, देन प्लस I1 R2, देन माइनस I3 R4, देन माइनस E3 एंड माइनस E1 इज इक्वल टू 0। समझिए।